Okay, guys, so like we had covered the portion where we had talked about Supreme Court, right? Its composition and then like its jurisdiction and power and everything. ये हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के सिलसिले में बात कर ली थी हम लोगों ने. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद हाई कोर्ट. स्टेट लेवल पर जो है हाई कोर्ट जो है वो हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील है. ऑर्डिनरीली हर एक स्टेट में आपको एक हाई कोर्ट मिलेगा, लेकिन दो या दो से ज़्यादा स्टेट जो है उनका एक हाई कोर्ट भी हो सकता है. बेस्ट एग्जांपल आई गेस वुड बी पंजाब एंड हरियाणा. Okay, I think they had shared high court or something. और ऑल ओवर इंडिया जो है टोटल 18 हाई कोर्ट्स हैं. तो आप सोच ही सकते हैं कि काफ़ी जगहों पर जो है स्टेट्स जो है वो हाई कोर्ट शेयर करते होंगे. कंपोजिशन की बात करिएगा तो हाई कोर्ट कंसिस्ट ऑफ ए चीफ जस्टिस एंड अदर जजेस. तो एक चीफ जस्टिस यहाँ पर भी होंगे, जैसे कि वहाँ पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं ना सुप्रीम कोर्ट में, तो वैसे ही यहाँ पर भी जो है एक चीफ जस्टिस होंगे हाई कोर्ट के. और जो इसके बाद बाकी जजेज होंगे. जो नंबर ऑफ़ जजेस जो हैं ये जो है स्टेट के साइज़ वगैरह के आधार पर जो है स्टेट टू स्टेट बदलता रहता है. चीफ जस्टिस जो है ये अपॉइंट किए जाते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, और ऑफ कोर्स अपॉइंटमेंट के टाइम में जो है कंसल्ट किया जाता है चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट के साथ, और साथ ही साथ जो गवर्नर ऑफ द कंसर्न स्टेट होगा उसके साथ. सो द सिलेक्शन प्रोसेस इज द चीफ जस्टिस इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन कंसल्टेशन विद, मतलब कि उनसे सुझाव लेते हुए, किससे? द चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द गवर्नर ऑफ द कंसर्न स्टेट. तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो उनका जो है अपॉइंटमेंट करेंगे, लेकिन वो जो है चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और गवर्नर जो होंगे उस स्टेट के, उन दोनों से सलाह लेंगे. अदर जजेज आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट इन कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, गवर्नर एंड द चीफ जस्टिस ऑफ द कंसर्न हाई कोर्ट. बाकी जजेस का जो होगा अपॉइंटमेंट उसमें जो है CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, फिर गवर्नर और जो चीफ जस्टिस अपॉइंट किया गया है उस पर्टिकुलर हाई कोर्ट का, इन तीनों का एडवाइस जो है वो प्रेसिडेंट लेते हैं. अब ऐसे कि जो एक कॉमन हाई कोर्ट जो है गुवाहाटी में, वो जो है जो ईस्टर्न स्टेट्स जैसे कि असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश, उन सभी के लिए वो फंक्शन करता है. खैर, क्वालिफिकेशन हाई कोर्ट का जो है जज बनने के लिए आपको सबसे पहले इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, साथ ही साथ आपको जो है कम से कम 10 ईयर्स के लिए हाई कोर्ट एडवोकेट होना चाहिए, और कोई जुडिशियल ऑफिस जो है कम से कम 10 साल के लिए इंडिया में आपको होल्ड करना चाहिए. तब आप जो है जज के लिए, हाई कोर्ट के जज के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं. टेन्योर तो अनलाइक सुप्रीम कोर्ट जहाँ पर कि 65 ईयर्स तक के एज तक आप जो है अपना पोजीशन पोस्ट होल्ड कर सकते हैं, ऑफिस होल्ड कर सकते हैं. हाई कोर्ट में आपके पास जो है 62 ईयर्स तक का टाइम है. और जो जजेज जो होंगे हाई कोर्ट के, वो प्रेसिडेंट के द्वारा जो है हटाए जा सकते हैं, ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के जजेज को हटाया जाता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट के प्रोसेस के थ्रू. अब हाई कोर्ट के पावर्स की अगर बात करें तो जैसे कि सुप्रीम कोर्ट में होता है, वैसे ही हाई कोर्ट भी डिफरेंट तरह के जुरिस्डिक्शन का यूज करती है. ओके, तो मतलब कि इसमें जो है ओरिजिनल, अपीलेट और सुपरवाइजरी जुरिस्डिक्शन जो है वो सब आ जाएंगे. तो हाई कोर्ट का ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन क्या होगा? तो हाई कोर्ट का ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन हो जाएगा प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, जनता के जो है मौलिक अधिकारों की रक्षा, डिस्प्यूट्स रिलेटेड टू स्टेट इलेक्शंस, राज्य के इलेक्शन से रिलेटेड डिस्प्यूट्स, एंड केसेज वेयर इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज नीडेड, और ऐसे केसेज जहाँ पर कि संविधान के व्याख्या की ज़रूरत है. तो ये सब जो है इसके ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में आ जाएंगे. ओके, now if a party to a dispute is not satisfied by the judgment of the lower court, it can appeal to the high court. अगर किसी झंझट में कोई एक पार्टी जो है वो लोअर कोर्ट के जजमेंट से संतुष्ट नहीं है, तो फिर वो जो है हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं. अपीलेट जुरिस्डिक्शन के अंदर जो है हाई कोर्ट 3 तरह के केसेस को सुनती है, सिविल, क्रिमिनल एंड रेवेन्यू. इन 3 तरह के जो है केसेस को हाई कोर्ट सुनती है. अब अगर सबॉर्डिनेट कोर्ट जो है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वगैरह सब, ठीक है, वो जो है किसी कन्विक्टेड पर्सन को अगर डेथ पेनल्टी दे देते हैं, तो फिर इसमें जो है हाई कोर्ट में अपील की जा सकती है. सुपरवाइजरी जुरिस्डिक्शन के अंदर अगर बात की जाए तो ये जो है सारे कोर्ट, अपने नीचे के सारे कोर्ट्स के फंक्शनिंग को जो है सुपरवाइज करती है ये हाई कोर्ट. और सुप्रीम कोर्ट की तरह ही जो है ये भी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड की तरह फंक्शन करती है. ठीक है, ये जो है अपने डिसीजंस का रिकॉर्ड जो है मेंटेन करती है, जिसको कि सबऑर्डिनेट कोर्ट जो है रेफर कर सकते हैं जब भी सिमिलर केसेस में ज़रूरत पड़े. अब हाई कोर्ट के ठीक नीचे क्या आ गया? सबऑर्डिनेट कोर्ट.
राइट। तो बहुत सारे लोअर कोर्ट होते हैं जिनको जनरल में सबऑर्डिनेट कोर्ट कह देते हैं। तो ये कोर्ट जो है, जैसा कि बात की, हाई कोर्ट के द्वारा जो है सुपरवाइज होते हैं। अब अलग अलग टाइप के लोअर कोर्ट हैं, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, रेवेन्यू कोर्ट, न्याय पंचायत, लोक अदालत, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, ठीक है। अब अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बात करें तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए जो है हर एक स्टेट को जैसे कि डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो है अगर हम बात करें तो कोर्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जज जो है, कोर्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जज, ये हाईएस्ट कोर्ट हो गया सिविल केसेस से डील करने के लिए। और जो हाईएस्ट क्रिमिनल केसेस से डील करने के लिए जो हाईएस्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होगा दैट इज कोर्ट ऑफ द सेशंस जज। सिविल कोर्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जज, क्रिमिनल केसेज कोर्ट ऑफ सेशंस जज। डिस्ट्रिक्ट लेवल के ये दोनों हाईएस्ट कोर्ट्स हो गए आपके, ओके। डिस्ट्रिक्ट जजेज जो है वो सेशन जज की तरह ही जो है सेशन जज का भी काम करते हैं, डिस्ट्रिक्ट जज भी, ओके। और ये दोनों कोर्ट जो होते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पर वो जो है लोअर कोर्ट्स के डिसीजंस के अगेंस्ट अपील सुन सकते हैं, ठीक है। जो कि मान लीजिए कि आपके सब डिविजनल लेवल के जो कोर्ट्स होंगे उनके। और अपील अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कैन बी टेकन टू द हाई कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के डिसीजन के अगेंस्ट अगर आपको कोई अपील करना है तो फिर वो जो है आप हाई कोर्ट लेके जा सकते हैं। देन वी हैव गॉट लाइक रेवेन्यू कोर्ट। रेवेन्यू कोर्ट में क्या होता है? तो वेल इट कवर्स लाइक पेमेंट ऑफ रेवेन्यू एंड एवरीथिंग, ओके। तो वेल रेवेन्यू कोर्ट जो है वो बेसिकली लाइक जैसे पेमेंट, रेवेन्यू पेमेंट से रिलेटेड जो भी मैटर होगा, ठीक है, तो ये जो है रेवेन्यू कोर्ट के द्वारा सेटल किया जाता है। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो है वो स्टेट का हाईएस्ट रेवेन्यू कोर्ट हो गया, ओके। और अपील जो होते हैं इन कोर्ट से, तो रेवेन्यू कोर्ट से जो भी अपील होगा वो सीधा आप हाई कोर्ट लेके जा सकते हैं। इसमें जो है कोर्ट, जो कलेक्टर का जो कोर्ट होता है, दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रेवेन्यू और कोर्ट इन द डिस्ट्रिक्ट। कलेक्टर का जो कोर्ट हो गया वो सबसे इम्पॉर्टेंट रेवेन्यू कोर्ट हो गया डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। फिर बहुत सारे जो है लोअर कोर्ट इसके नीचे हैं। देन यू हैव गॉट न्याय पंचायत। तो ग्रामीण क्षेत्र में जो है एक छोटे छोटे लॉ कोर्ट भी है, न्याय पंचायत टाइप के, मतलब पंचायत स्तर पर जो काम करते हैं, ठीक है। तो इसका फंक्शन क्या है? तो जो छोटे मोटे सिविल और क्रिमिनल केसेज होते हैं इनको सेटल कर देना, ठीक है। और इसके अलावा जो है छोटा मोटा फाइन लगाने का काम जो है वो कर देना। और ये अक्सर जो है 2-3 गांव को सर्व करते हैं। बेसिकली वो पंचायत पर सरपंच उपपंच टाइप का जो जॉब होता है ना, सरपंच वगैरह का जो जुरिस्डिक्शन हो गया वो हो गया आपका न्याय पंचायत का। और न्याय पंचायत की अपील जो है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वगैरह सब में ले जा सकते हैं आप। फिर लोक अदालत। अब जैसे मान लो हमारे देश में क्या है कि एक तो बहुत ही इम्पोर्टेंट ये क्या है कि जस्टिस का जो प्रोसेस है ये काफ़ी लंबा हो जाता है और महंगा पड़ जाता है लोगों के लिए। तो इस प्रोसेस को सॉल्व करने के लिए जो है लोक अदालत सेट की गई है। दे सिंप्लीफाई द लीगल प्रोसीजर्स। वो जो है लीगल प्रोसीजर्स को सिंप्लीफाई कर देते हैं। इसमें जो है रिटायर्ड जजेस जो होते हैं वो बैठते हैं। जो डिस्प्यूटिंग पार्टीज जो होती हैं वो अपने केसेस जो है वो रखते हैं और मैटर जो है वो बिना किसी प्लीडर या बिना किसी एडवोकेट के ही जो है सेटल कर दी जाती है। पहला लोक अदालत जो है वो दिल्ली में रखा गया था 1985 में और एक सिंगल डे में 150 से ऊपर केसेस जो थे वो सेटल किए गए थे। अब आगे हम बात करते हैं इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी, क्योंकि मान लो जुडिशरी का इतना सारा फंक्शन तो है, मोस्ट इंपॉर्टेंटली अपहोल्डिंग द लॉ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो ऐसे में जो है ये एक ज़रूरी चीज़ है कि जुडिशरी शुड बी मेड इंडिपेंडेंट। जुडिशरी को जो है इंडिपेंडेंट बनाया जाए। नाउ ओनली एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी कैन इंश्योर दैट द राइट्स ऑफ द सिटीजन्स आर प्रोटेक्टेड। एक स्वतंत्र न्यायपालिका जो है वही ये इंश्योर कर सकती है कि जनता के अधिकार जो है वो सुरक्षित हैं, राइट। हमारे यहाँ देखते हैं ना लोग जो है सरकार के ऊपर मुकदमा कर देते हैं और जीत जाते हैं। अभी टीचर्स एसोसिएशन मान लो बिहार गवर्नमेंट के खिलाफ जो है मुकदमा लड़ रही है और कई बार ऐसा होता है कि वो मुकदमा जीतते हैं, सरकार हारती है। तो यहाँ पर जनता के अधिकार की रक्षा कौन कर रहा है? जुडिशरी कर रही है ना। सरकार भी जो है वो भी जुडिशरी या कानून से ऊपर नहीं है, ये चीज़ तो हम देखते हैं। और ये कौन इंश्योर करता है? इंडिपेंडेंट जुडिशरी, स्वतंत्र न्यायपालिका जो है वही ये चीज़ इंश्योर करती है कि कोई भी कानून से ऊपर नहीं है, जनता तो नहीं है, सरकार भी नहीं हो सकती है, ठीक है। यही मतलब हो गया कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का मतलब हुआ कि जो फंक्शनिंग, इसकी फंक्शनिंग जो है इस पर सरकार के किसी दूसरे ऑर्गन का, जैसे कि लेजिस्लेटर या एग्जीक्यूटिव का जो है रिस्ट्रिक्शन नहीं रहेगा, कंट्रोल नहीं रहेगा। जो जुडिशरी का डिसीजन जो होता है वो सबके लिए बाइंडिंग होता है और लेजिस्लेचर या फिर एग्जीक्यूटिव जो है वो इसके डिसीजंस में इंटरफेयर नहीं करें,
कर सकते हैं। देखो यहाँ पर मैं ये नहीं कहूँगा कि नहीं कर सकते हैं, एग्जीक्यूटिव नहीं लेकिन लेजिस्लेचर कर सकती है, इन द सेंस कि वो कानून ही अगर बदल देंगे कोई तो फिर तो जजेस को उसके अनुसार से डिसीजन देना पड़ेगा, और एक आध बार ऐसा हो चुका है। फाइनली जजेज शुड बी एबल टू परफॉर्म देयर ड्यूटीज विदाउट फियर एंड फेवर टुवर्ड्स एनीवन। इंडिपेंडेंट जुडिशरी के लिए ज़रूरी है कि जो जजेज हैं वो अपनी ड्यूटी बिना डरे हुए या बिना किसी का पक्ष लिए हुए जो है पूरा कर सकें, है ना। तो मतलब कि आपको जजेज वगैरह को जो है प्रॉपर प्रोटेक्शन भी देना पड़ेगा, राइट। उनका जो है प्रोटेक्शन का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जजेज का जो इंडिपेंडेंस है उसको सिक्योर करने के लिए जो है उसको सिक्योर करने के लिए उन्हें एक गारंटी दी जाती है कि जो उनकी सर्विस का टर्म है या उनके ऑफिस का जो टेन्योर है, तो लाइक उनके सर्विस की सिक्योरिटी होगी, और साथ साथ उनका जो है फिक्स टेन्योर होगा ऑफिस में। उन्हें जो है एडिक्वेट सैलरीज दी जाएंगी, मतलब कि पर्याप्त जो है सैलरीज दी जाएंगी, और साथ साथ जो है उन्हें बाकी फैसिलिटी भी दी जाएंगी ताकि जो है वो इंडिपेंडेंट रह सकें, घूस घास के चक्कर में ना फंसें, है ना। जैसे बॉलीवुड की मूवीज़ में क्या हो गया है कि पुलिस डिपार्टमेंट में घूस लेने को भी जो है जस्टिफाई किया जाता है कि भाई हम सिपाही इतना काम करते हैं, सैलरी इतनी कम है ना। तो खैर हमारे यहाँ कोशिश की गई है कि जुडिशियरी में कम से कम जजेस वगैरह को जो है इतनी सैलरी और बाकी फैसिलिटीज़ दी जाए कि उन्हें घूस लेने की ज़रूरत जो है, ब्राइब की ज़रूरत ना पड़े, ताकि वो इंडिपेंडेंटली काम कर सकें। दूसरी तरफ उनकी सैलरी और अलाउंसेस जो हैं वो लेजिस्लेचर या फिर एग्जीक्यूटिव के अप्रूवल के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। जो जजेस का जो कंडक्ट है या फिर उनके डिसीजन जो हैं वो पार्लियामेंट में कैन नॉट बी डिस्कस इन द पार्लियामेंट, वो पार्लियामेंट में डिस्कस नहीं किया जा सकता है। तो मतलब ये कि जुडिशियरी जो है बिना आलोचना के डर के अपना काम कर सकती है, राइट। तो इस तरह से जो है प्रयास तो किया गया है जुडिशियरी को जो है पूरी जो है इंडिपेंडेंट रखने का। नाउ let us like take a pause here with this session. In the next session we will look at like this some functioning of different cases. इस केस स्टडी को हम जो है एक बार देखेंगे, जिसके थ्रू हमें जुडिशरी के फंक्शन को जो है और प्रॉपरली जानने का मौका मिलेगा। एंड देन सब्सिक्वेंटली वी विल लुक एट पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस एंड कंक्लूड दिस चैप्टर. Until then, just read the part that we have covered so far. Well then, bye bye. Yes, better.